सभी का स्वागत है एक बार फिर से स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हमारा टॉपिक चल रहा था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट। और इस टॉपिक में जो हम पढ़ रहे थे वो भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम चल रहा था। तो भारतीय अंतरिक्ष स्पेस अन्वेषण कार्यक्रम वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। और इस टॉपिक में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि जो भारत के अंतरिक्ष मिशन है जिसमें भारत ने सफलता प्राप्त की है उनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो जो पहला स्पेस मिशन, जो पहला उपग्रह भारत ने भेजा उसका नाम था आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट 1975 की बात आती है आर्यभट्ट की। और आर्यभट्ट को सोवियत रूस की सहायता से भेजा था कोसमोस 3M रॉकेट की सहायता से। उसके बाद जो दूसरा मिशन था 1975 के बाद वो अक्टूबर 2008 का था। और 2008 में पहली बार में हमने चंद्रयान 1 को सफल बनाया। PSLV-C11 की सहायता से ये भेजा। और इसने हमें वहाँ के नमूने इसने भेजे चंद्रमा के, वो जिस उद्देश्य के लिए इसको भेजा है वो इसने पूरा कर दिया। हालांकि ये पूरे 2 वर्ष कार्य नहीं कर सका, 1 वर्ष में ही इसका संपर्क टूट गया था, पर इसने अपना कार्य पूरा कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट मिशन की हमने बात करी थी मॉम मिशन 2013 का, मार्स ऑर्बिटर मिशन। और इसके साथ क्या क्या पेलोड्स भेजे गए, जैसे लैप, मेनका और मिथेन सेंसर, इनका क्या काम है ये सब अपने देख लिया था। अगला जो स्पेस मिशन जो इंडिया ने किया, इसरो ने, उसका नाम आता है एस्ट्रोसेट। अब एस्ट्रोसेट मिशन की क्या खास बात है कि ये क्या है, एक सौर वेधशाला, स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। स्पेस ऑब्जर्वेटरी का क्या मतलब है कि स्पेस में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको ऑब्जर्व करेगी और उनका डाटा पृथ्वी तक भेजेगी। तो ये लॉन्च किया कब कार्यक्रम अपन ने, 2015 में। तो इसके लिए जो लॉन्चिंग व्हीकल हमने यूज़ किया वो था PSLV-C30 के द्वारा कब लॉन्च किया गया, 2015 में। और इसकी खास बात क्या थी कि ये भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला थी। तो PSLV-C30 के द्वारा 2015 में भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला या फिर स्पेस ऑब्जर्वेटरी LEO में स्थापित की। LEO मतलब लो अर्थ ऑर्बिट। जब ऑर्बिट का हमने बात की थी तो 200 से 2000 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है उसे हम लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। तो इस वाली रेंज में हमने जो पृथ्वी की सतह से 200 से 2000 किलोमीटर के बीच में जो भी अंतरिक्ष स्टेशन या फिर कोई भी सैटेलाइट को वहाँ पे छोड़ेंगे तो वो लो अर्थ ऑर्बिट में माना जाता है। तो एस्ट्रोसेट को भी वहीं स्थापित किया। और इसका काम क्या था, इसका काम ये था कि ये जो टेलीस्कोप था, ये जो अंतरिक्ष है उसमें जो घटनाएं हो रही, कौन सी घटनाएं हो रही है, तारों से संबंधित जो स्टार्स का निर्माण हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स हो रहा है और उनका डिकम्पोजिशन हो रहा है, जैसे तारे टूटते हैं उनका विघटन होता है, तो उनका अध्ययन करने के लिए इसको भेजा गया था। तो ये क्या है, एक टेलीस्कोप है, ऐसा टेलीस्कोप जो अंतरिक्ष में होने वाले विभिन्न तारों का निर्माण तथा विघटन, निर्माण भी होगा, तारों का विघटन भी होगा, विघटन तथा
अन्य अंतरिक्ष घटनाएं, अन्य अंतरिक्ष घटनाओं की जानकारी पृथ्वी तक पहुंचाता है। तो महत्वपूर्ण बात क्या हो गई? महत्वपूर्ण बात यह हो गई कि लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया। कौन से व्हीकल से स्थापित किया गया? PSLV C30 के 2015 का कार्यक्रम है। और क्या करेगा? जो तारों का निर्माण है और विघटन है उसके बारे में हमको जानकारी देगा। अब तारों की क्या है, तारों के बारे में जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी? जैसे ये तारा है, स्टार है, तो स्टार को हम जब पृथ्वी से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि इससे लाइट जब पृथ्वी पर आएगी तभी हमको दिखाई देगा। तो स्पेशली अपन इससे आने वाली जो किरणें हैं तारे से, उन्हीं को ऑब्जर्व करते हैं और उन्हीं के बिहाव पर अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये जो किरणें हैं इनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। क्या होती है? तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। तो मान लो स्पेस में हमने यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च कर दिया एस्ट्रोसेट। अब इस तारे को, एस्ट्रोसेट को पढ़ना है, तो ये क्या करेगा? इससे आने वाली जो वेवलेंथ हैं, जो किरणें हैं, उनको पढ़ेगा। तो इस टेलीस्कोप की क्या खासियत है कि विभिन्न प्रकार की जो तरंग दैर्ध्य होती है उनको ये पहचान पाता है। तो इसलिए इसे मल्टी वेवलेंथ वाला टेलीस्कोप भी कहते हैं। ठीक है, मल्टी वेवलेंथ को पढ़ सकता है, बहुत सारी तरंग दैर्ध्य, बहुत तरंग दैर्ध्य पर आधारित टेलीस्कोप है। तो बहु तरंग दैर्ध्य पर आधारित टेलीस्कोप जो अंतरिक्ष में होने वाली तारों की का निर्माण, विघटन तथा अंतरिक्ष घटनाओं की जानकारी पृथ्वी तक पहुंचाता है। ये काम है एस्ट्रोसेट का। कब लॉन्च किया गया? 2015 में। उसके बाद जो भारत का अगला महत्वपूर्ण मिशन था, महत्वपूर्ण मिशन अगला जो था वो है चंद्रयान-2। और चंद्रयान-2 जो था वो भारत का पहला लैंडर मिशन था, मून लैंडर था, और इसके साथ ऑर्बिटर भी भेजा था। पर क्या हुआ कि जब हम चंद्रमा पर पहुंचे और जब इसने लैंड किया तो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, हार्ड लैंडिंग हो गई। और हार्ड लैंडिंग मतलब ज़मीन से वो टकरा गया जाके, और इससे हमारा जो विक्रम लैंडर था उसके साथ संपर्क टूट गया था। ठीक है, तो विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया था। क्यों टूट गया था? क्योंकि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। मान लो ये सतह है चंद्रमा की, ये क्या है? चंद्रमा की सतह। अब उपग्रह आ रहा है, अब इसको यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, पर ये आके धड़ से फट से यहाँ पे टूट जाता है। तो टूटने से इसके अंदर क्या है? टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट हो गया और उसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाई, तो एक तरह से संपर्क टूट गया। तो हालांकि क्या होता है कि चंद्रमा के आसपास ऑर्बिटर भी गया था, तो ऑर्बिटर तो घूम रहा है, पर ऑर्बिटर का लैंडर से संपर्क टूट गया। तो वही हम देखेंगे। और ऑर्बिटर और लैंडर के बारे में हमने पहली कक्षा में समझ लिया था कि ऑर्बिटर और लैंडर कैसे काम करते हैं। तो कब मिशन भेजा था? ये 2019 में। तो जुलाई 2019 में भारत का पहला मून लैंडर मिशन, मून लैंडर मिशन था भारत का पहला, और 2019 में भेजा। तो 2019 में इसने क्या किया कि हमने इसको ऑर्बिट में स्थापित कर दिया, और ऑर्बिट में स्थापित कर दिया तो ऑर्बिटर तो अभी भी घूम रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब यहाँ पे मान लो अगर ये लैंड कर जाता, मान लो ये सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती और यहाँ पे आ जाता, तो ये तो था विक्रम लैंडर। अब इसकी यहाँ से गेट खुलते और इसके अंदर से एक इस तरह से ट्रे बाहर आती, उस ट्रे के पहिए लगे होते, और वो पहिए वाला जो यंत्र था वो इसकी सतह पर घूमता एक रोबोट की तरह, तो उसको बोलते हैं रोवर। तो जो लैंडर था उसका नाम तो था विक्रम, और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान रोवर। तो इस तरह से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर वाला ये मिशन था। तो साथ ही अच्छा ऐसे नहीं
लिखो, पहले लिख लेते हैं कि लैंडर का नाम विक्रम तथा रोवर का नाम प्रज्ञान था। ठीक है। अब क्या हुआ कि चंद्रयान 2 का जो विक्रम लैंडर था उससे संपर्क टूट गया था। क्यों टूट गया था? क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, तो इसलिए वहाँ पे संपर्क टूट गया। विक्रम लैंडर से संपर्क कब टूटा? 6 सितंबर को। 6 सितंबर विक्रम लैंडर से 6 सितंबर को संपर्क टूट जाने के कारण यह मिशन आंशिक सफल रहा क्योंकि लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। तो इस तरह से ये जो मिशन था हमारा, ये आंशिक रूप से सफल रहा। अच्छा, अब इसके साथ यहाँ ऑर्बिटर तो अभी भी घूम रहा है। जो ऑर्बिटर गया था वो तो घूम रहा है, और वो आंकड़े भी हमको भेज रहा है। वो भेज रहा है हमको, वहाँ की सूचनाएं भेज रहा है। ठीक है। और लगभग ये क्या है, 7.5 वर्ष तक ये कार्यशील रहेगा। कितने साल तक? 7.5 साल तक ये कार्यशील रहेगा। तो जब चंद्रयान 2 हम भेजेंगे तो इसी ऑर्बिटर का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये ऑर्बिटर अभी तक आंकड़े भेज रहा है। तो इसने किस प्रकार के आंकड़े भेजे कि ऑर्बिटर द्वारा चंद्रमा की सतह पर जल होने के प्रमाण भेजे। तो ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर जल होने के प्रमाण हमें भेज दिए। तो ये पूरा मिशन था चंद्रयान 2। ठीक है। तो ये तो क्या है, सारे मिशन हमने इम्पोर्टेंट कर लिए कि आर्यभट्ट, चंद्रयान फर्स्ट, मंगलयान जो 2013 का मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से जाना जाता है, उसके बाद 2015 का सौर वेधशाला एस्ट्रोसेट और चंद्रयान 2। अब हम बात करेंगे कि भारत के जो निकट भविष्य के मिशन हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसरो के भविष्य के मिशन। अब भविष्य के मिशन हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि काफ़ी दिनों में आएंगे। ये 2022 और या फिर 22 के अंत तक या फिर 23 के आरंभ तक ये मिशन इसरो लॉन्च कर सकता है। तो इसमें जो पहला मिशन है जिसका नाम है आदित्य L1। किससे संबंधित है? ये संबंधित है सूर्य के अध्ययन से। तो सूर्य की सतह का अध्ययन करेगा। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि सूर्य के पास कोई जा सके। मान लो ये सूर्य है, ये है सूर्य, और यहाँ पर ब्लू प्लैनेट हमारा पृथ्वी है। अब हमने क्या है, एक सैटेलाइट लॉन्च किया जो कहीं ऐसे बिंदु पर, यहाँ पर है सैटेलाइट, ये हो गया सैटेलाइट। अब सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि कोई सूर्य पर जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे नाभिकीय संधियाँ नाभिकीय हो रही है, हीलियम नाभिक आपस में जुड़ रहे हैं। तो हाइड्रोजन के 2 नाभिक मिलकर एक हीलियम का निर्माण करता है। उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी से यहाँ पर बहुत सारी जो है ऊष्मा है। अब इस सैटेलाइट को ऐसे बिंदु पर स्थापित किया जाएगा। किस बिंदु पर स्थापित किया जाएगा? जहाँ पर जो दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल हो वो इसको बराबर खींचे, ताकि ये उस जगह से एक स्थिर दिशा में दिखाई दे, और साथ ही पृथ्वी और सूर्य के हमेशा दृष्टि रेखा में ये रहो।
तो मैंने क्या कहा कि हम उपग्रह भेज रहे हैं कोई, किसका अध्ययन करने के लिए? सूर्य का अध्ययन करने के लिए। सूर्य का अध्ययन करेगा और सूर्य का साइज इतना बड़ा है कि वो इसे अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपने पास खींच सकता है। पर इसको ऐसे बिंदु पर हम स्थापित करेंगे जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल इस तरह से हो कि वो दोनों विपल कर दे और ये एक निश्चित बिंदु पर ही रखा रहे, और साथ में दोनों के बीच में एक दृष्टि रेखा में ये हो। तो इस बिंदु का नाम है लैग्रांज बिंदु। लैग्रांज बिंदु, लैग्रांज बिंदु। तो इसलिए इसको L1 बोला। लैग्रांज, L का मतलब क्या है? लैग्रांज बिंदु। फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था लैग्रांज, इसलिए उनके नाम पर ये रखा गया लैग्रांज बिंदु। तो लैग्रांज 1 बिंदु पर इसको स्थापित किया जाएगा और PSLV C56 की सहायता से इस मिशन को भेजा जाएगा। अब इसका काम क्या होगा? सूर्य की जो बाहरी परत है, जिसको हम बोलते हैं क्रीट या फिर कोरोना, कोरोना जो बीमारी है वो वाला कोरोना नहीं, जो पृथ्वी की सबसे बाहरी सूर्य की जो सबसे बाहरी, जो एकदम जब ग्रहण लगता है तो आसपास की जो पतली परत दिखती है सूर्य की, वो होती है कोरोना। तो उसका अध्ययन ये करेगा कि वहाँ पर जो सौर लपटें उठ रही है, जो फ्लेम्स है, और वहाँ का जो वायुमंडल का प्रभाव, वायुमंडल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सब का ये अध्ययन करेगा। तो आदित्य L1 मिशन हम भेज रहे हैं और आदित्य L1 मिशन का क्या नाम है? लैग्रांज 1 बिंदु पर इसको स्थापित किया जाएगा। तो यह भारत का सूर्य की सतह के अध्ययन के लिए पहला मिशन होगा। ठीक है, इसे L1 बिंदु या लैग्रांज बिंदु, लैग्रांज 1 बिंदु पर स्थापित किया जाएगा ताकि ये पृथ्वी के सापेक्ष कैसा दिखना चाहिए? स्थिर दिखाई देना चाहिए। स्थिर रहते हुए पृथ्वी की दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट में बना रहे। तो लाइन ऑफ साइट में ये बना रहे, तो इस तरह से इसको स्थापित किया जाएगा। और ये मिशन जो है, जो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है PSLV C56 के द्वारा भेजा जाना प्रस्तावित है। तो 2022 के एंड तक इसको भेजा जा सकता है। ठीक है, और इसका काम क्या होगा कि सूर्य की बाहरी भाग या फिर सूर्य का बाहरी भाग, सूर्य के बाहरी भाग कोरोना सौर लपटों मतलब फ्लैम्स, जो फ्लैम्स उठ रही है सूर्य के ऊपर, तथा इनका हमारे वायुमंडल पर प्रभाव का अध्ययन करेगा। तो हमारे वायुमंडल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका, उसका अध्ययन करेगा आदित्य L1 मिशन। ठीक है, तो इसी तरह का मिशन क्या है, सोलर पार्कर प्रोब मिशन भेजा था नासा ने 2018 में, पर अब हम भेजने वाले हैं 2022 में। तो ये बात हमने की। तो एक तो ये वाला मिशन है जो इम्पोर्टेंट है, और दूसरा जो मिशन है, जो निकट भविष्य का मिशन है, उसका नाम है गगनयान। गगनयान मिशन की सहायता से अपन क्या करेंगे कि अंतरिक्ष में पहली बार मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजेगा भारत।
और 3 अंतरिक्ष यात्री इसमें भेजेंगे और लगभग 3 से 7 दिन तक वहाँ रहेंगे ये लोग। और इनकी ट्रेनिंग भी चल रही है, भारत और रशिया, भारत का काफ़ी साथ दे रहा है इसमें। तो ये जाएंगे लोग, 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। हालांकि ट्रेनिंग 3 से ज़्यादा लोगों की हो रही है, क्योंकि क्या होता है कि क्या पता किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, तो ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसके साथ ही एक रोबोट भी जाएगा। उस रोबोट का नाम महत्वपूर्ण है, व्योम मित्र। व्योम मित्र ह्यूमैनॉइड रोबोट है, एकदम मानव की तरह दिखता है। आप गूगल करना व्योम मित्र लिख के, तो एकदम स्पष्ट वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये कार्यक्रम चल रहा है और बेंगलुरु में इसका जो केंद्र है वहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही है और ट्रायल भी इसका हो चुका है एक आध बार। तो ये गगनयान मिशन है। तो भारत का पहला होगा, भारत का पहला क्या होगा? भारत का पहला मिशन होगा जिसमें मनुष्य को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। तो भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन जिसमें पहली बार मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके लिए ट्रेनिंग रूस तथा भारत में हो रही है। और बेंगलुरु में HSFC की स्थापना इसके लिए की गई, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। तो इसके लिए बेंगलुरु में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर स्थापित किया। तो भारत का साथ कौन दे रहा है? रशिया दे रहा है। और इसमें क्या है, मनुष्य को भेजने वाला है। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है कि ये किसकी सहायता से भेजा जाएगा? GSLV की सहायता से भेजा जाएगा। और इस मिशन के लिए एक ह्यूमैनॉइड रोबोट, क्या नाम है? व्योम मित्र का भी निर्माण किया। तो इसरो ने एक रोबोट बनाया जो मानव की तरह दिखता है एकदम, व्योम मित्र। ठीक है, ये रोबोट है, ये भी इसके साथ जाना प्रस्तावित है। ठीक है, तो हम क्या भेजेंगे? 3 अंतरिक्ष यात्रियों को इसमें भेजेंगे और 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे 7 दिनों के लिए। तो 3 अंतरिक्ष यात्री 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष की निम्न भूकक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में भेजे जाएंगे। ठीक है, तो ये भारत का अंतरिक्ष मिशन होगा जिसमें मनुष्य जाएंगे। तो ये हो गए निकट के जो मिशन है इसरो के वो। तो हमने जो महत्वपूर्ण मिशन है वो अभी तक के पढ़ लिए हैं। और जो नई नई चीज़ें इसरो करता रहता है, डेली न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ आता रहता है, तो वहाँ से भी लिंक करके इनको चलना। क्योंकि हाल थोड़े दिन पहले ही राजस्थान पत्रिका में आया था गगनयान और आदित्य L1 के बारे में। तो जब भी कोई इनमें जैसे मान लो कि व्योम मित्र क्या ट्रायल चल रहा है,
तो उससे रिलेटेड खबर आएगी तो वापस गगनयान अखबार में आ जाएगा, ठीक है। और रशिया ने भारत के का अंतरिक्ष मिशन में साथ दे रहा है, कोई ये खबर आ गई तो वापस गगनयान को न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, बार बार आती रहती है, तो इसको एक बार न्यूज़पेपर में भी देखा करो, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो इसका एक फ़ायदा मिलेगा। तो ये हमने देखा कि भारत के महत्वपूर्ण मिशन कौन कौन से हुए हैं, और साथ में जो है वो आगे आने वाले मिशन कौन कौन से हैं। अब अगला जो टॉपिक रहेगा अपना इसमें, वो रहेगा नेविगेशन सिस्टम के बारे में। नेविगेशन सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम या फिर नौवहन प्रणालियाँ। क्या होती है नौवहन प्रणालियाँ? तो नौवहन प्रणालियों का मतलब ये है कि जैसे अपन ने घर बैठे बैठे क्या है कि जोमेटो से फूड ऑर्डर किया। अब जोमेटो से जब हम खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो जोमेटो पर डिलीवरी गई तो हमारे मोबाइल में उसको दिखाया कि भाई ऑर्डर प्लेस हो गया, ठीक है। फिर जब वहाँ से ऑर्डर वाला निकला तो बाकायदा उस मैप में उसने बाइक दिखाई कि बाइक पे बैठकर कोई आ रहा है, बाइक पे बैठ के कोई आ रहा है। अब जैसे ये चल रहा है तो इसके चलने की लोकेशन भी हम देख पा रहे हैं, और अगर मान लो एक गलत गली में मुड़ जाता है तो हम इसको फ़ोन करके बोलते हैं कि नहीं इधर की साइड आओ आप, बिल्कुल सही बात है। तो उस ऐप में अपन उसकी लोकेशन भी देख सकते हैं कि वो किस तरह चल रहा है। तो हम क्या क्या देख रहे हैं, एक तो इसकी स्थिति को देख रहे हैं कि इसकी स्थिति कहाँ है, कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थिति को हम देख रहे हैं। साथ में हम क्या देख रहे हैं, समय देख रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि इसकी स्थिति को देखने के लिए अलग उपग्रह चाहिए और समय को मापने के लिए अलग उपग्रह चाहिए। अब समय भी किस तरह का कि जो भारत के अनुसार समय बताए, ऐसा उपग्रह हमें चाहिए कि जो भारत के अनुसार समय बताए। तो ऐसी प्रणाली को विकसित करने के लिए हमें एक से अधिक उपग्रह की आवश्यकता होती है, और लगभग कितने उपग्रह चाहिए, हमें 4 उपग्रह कम से कम चाहिए। तो उस तरह से हम इस तरह के नेविगेशन प्रणाली को स्थापित करते हैं। तो कहीं भी बैठे हों हम, जो गूगल मैप है किस तरह काम करता है, गूगल मैप करता है जीपीएस के माध्यम से काम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है वो यूएसए की प्रणाली है, अमेरिका की प्रणाली है, और अमेरिका पूरे संसार पर इस प्रणाली के माध्यम से नज़र रख रहा है। जैसे हम बात करें कि आपने एक मूवी देखी होगी पोखरण, तो पोखरण मूवी में हमने देखा कि जब हम टेस्टिंग कर रहे थे तो अमेरिका हम पर ऊपर से नज़र रख रहा था, और उस डर से हमने चुपके से जब उसका नेविगेशन हमारे ऊपर से, उसका जो दृष्टि है हमारे ऊपर से थोड़ी हटती, तब जाके हम वो परीक्षण कर पाए थे, ठीक है। फिर भी उन चीज़ों का पता चल गया था। तो उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई थी कि तो भारत ने वो सफलतापूर्वक, अटल बिहारी जी के समय वो सफलतापूर्वक कर पाए थे हम, और वो काफ़ी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। अब उस टाइम पे यूएसए क्या एक शक्ति था, विश्व शक्ति अभी भी है, विकसित देश है। तो इसका जो जीपीएस है ये पूरे वर्ल्ड में नज़र रख रहा है, ठीक है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम इसने डेवलप कर रखा है। अब क्या है कि जैसे कारगिल वॉर हुआ, तो कारगिल वॉर के टाइम में भारत ने कहा कि जो एलओसी वाला एरिया है, जो वृहद हिमालय वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर हमें लोकेशन दे दो पाकिस्तानी सैनिकों की, ताकि हम जो युद्ध है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकें। पर अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया, और उसका कारण था कि जो कारगिल वॉर था काफ़ी समय तक चला, ठीक है। और अभी का देखो सर्जिकल स्ट्राइक, तो सर्जिकल स्ट्राइक में भारत गया और रातों रात काम करके आ गया। तो सर्जिकल स्ट्राइक में फ़ायदा किसका मिला, नेविगेशन सिस्टम का, नौवहन प्रणाली का फ़ायदा मिला। क्यों नौवहन प्रणाली का फ़ायदा मिला, क्योंकि भारत ने अब खुद की नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर लिया है, भारत ने खुद की नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर चुका है। पर वो हालांकि इतना विकसित नहीं है, पर भारत के लिए पर्याप्त है। हमको पूरे संसार पे नज़र नहीं रखनी, अपन को अपने देश की सुरक्षा हम करें उतना ही बेहतर है। तो वो है नेविगेशन सिस्टम के फ़ायदे, कि कौन हमारे देश की बॉर्डर पे घुसपैठ कर रहा है। क्योंकि जो हमारा प्यारा भारत है, अगर मैं एक रफली मैप दिखाऊं,
तो इस तरह से ये हमारा एक रफली मैप हो गया। तो इस पे हमको जो ये पूरी टेरिटरी है इसको कवर करना है, इस पूरी टेरिटरी को कवर करना है, और साथ में इससे जुड़े जो इलाके हैं उसको हमको कवर करना है। ऐसी हमारी नेविगेशन टेक्निक होनी चाहिए। तो भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है नाविक, क्या नाम है? नाविक, नाविक नेविगेशन सिस्टम। हालांकि इसका पुराना नाम रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम था, पर अभी इसका नाम नाविक कर दिया गया। तो नाविक जो सिस्टम है वो भारत की जो सीमा है, जो स्थलीय सीमा है, ठीक है, जो लैंड वाला भाग है, वहाँ से 1500 किलोमीटर तक का क्षेत्र कवर कर सकता है। मतलब उसके आगे भी 1500 किलोमीटर तक का क्षेत्र कवर कर सकता है, ताकि हम पूरे सुरक्षित हो जाए। तो नाविक जो नेविगेशन सिस्टम है वो भारत का डेवलप किया गया है। 2019 में इसको पूर्ण तरह विकसित हमने कर लिया है, ठीक है। हालांकि जैसे क्या है कि बहुत सारे नेविगेशन सिस्टम अलग अलग है, चाइना का कंपास बाइडू है, ठीक है, ग्लोनास है रूस का, पर हमारा जो है उसका नाम है नाविक, ठीक है। तो नाविक, तो इसका नाम क्या है? नाविक। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो हमने क्या बात करी कि नौवहन प्रणाली का विकास करना है। कम से कम कितने सैटेलाइट चाहिए? 4 उपग्रह हम इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। 4 उपग्रह इसमें कम से कम आवश्यक होते हैं। और साथ में जो उपग्रह है वो हमको कहाँ पे स्थापित करना है? जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, या फिर भू स्थिर भूतुल्यकाली कक्षा में स्थापित करते हैं, ठीक है। फ़ायदा क्या है? लाइव जानकारी देता है, ट्रैफिक की जानकारी देता है, जो बहुत सारे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी हमें लाइव मानचित्र पर दर्शाता है। तो यही सब हमको इसमें लिखना है। जैसे नेविगेशन सिस्टम में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम किसका है? यूएसए का है, ठीक है। ग्लोनास की बात करें, ग्लोनास की बात, ग्लोबल ऑर्बिटिंग नेविगेशन सिस्टम, ग्लोबल नेविगेटिंग ऑर्बिटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है? रसिया का है, ये है रशिया का। गैलीलियो जो है वो यूरोपियन यूनियन जो है उनके देशों का गैलीलियो है। बाइडू चीन का है, बाइडू पी या कंपास, ये दोनों क्या है? चीन के, ठीक है। तो ये सब है नेविगेशन सिस्टम का भाग। तो हम लिख लेते हैं इस चीज़ों को कि नेविगेशन सिस्टम क्या है कि ऐसी प्रणालियाँ जो उपग्रह पर आधारित है, उपग्रह पर आधारित है, और जो हमें किसी स्थान की समय के साथ जानकारी देती है, और ये जानकारी मानचित्र की सहायता से भी दे सकती है। तो ये जानकारियाँ भौगोलिक स्थिति को मैप पर दर्शाती हैं। ये जानकारियाँ भौगोलिक स्थिति को मैप पर भी दर्शाती हैं। तो ये क्या हो गया? इसका काम हो गया, ठीक है। और इनका प्रयोग क्या है? इनका जो प्रयोग है, एक तो लाइव जानकारी के लिए, यातायात जानकारी, ठीक है। बहुत से ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म आदि के लिए नेविगेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेविगेशन या फिर दिशा सूचन में प्रयोग। तो इनका प्रयोग क्यों हुआ ये हमने देखा, ठीक है।
और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नौवन प्रणालियाँ जो हैं, नौवन प्रणालियाँ, अभी ये पृथ्वी है, मान लो ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के 200 से 2000 किलोमीटर का जो भाग है, ये 200 किलोमीटर, ये 2000 किलोमीटर, तो ये तो लो अर्थ ऑर्बिट है। और 36,000 किलोमीटर पर, 36,000 किलोमीटर पर जो है जियो स्टेशनरी, जियो भूतुल्यकाली या फिर भूस्थिर कक्षा है, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस। तो इनको सबसे ऊपरी कक्षा में स्थापित किया जाता है नौवन प्रणालियों को। कौन सी वाली में? भूस्थिर कक्षाओं में। तो नौवन प्रणालियों में सामान्यतः उपग्रह को भू स्थिर या भू तुल्यकाली, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस कक्षाओं में स्थापित किया जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये सैटेलाइट मान लो यहाँ पे स्थापित कर दिया, तो जो जमीन जो सतह है पृथ्वी की, यहाँ पर सर्वर बनाए जाते हैं। तो ये जानकारी देते हैं सर्वर को, और सर्वर से हमारे पास जानकारी आती है। ठीक है, तो ये जानकारी किसको देते हैं? सर्वर को जानकारी देते हैं, और सर्वर के माध्यम से इनका नेविगेशन होता है। अगला बिंदु है, हम लिखेंगे कि नौवन प्रणाली के लिए, नौवन प्रणाली के लिए कम से कम 4 उपग्रह आवश्यक हैं। कितने उपग्रह आवश्यक हैं? 4 उपग्रह आवश्यक हैं। इनमें से 3 उपग्रह क्या करेंगे? स्थिति तथा एक जो उपग्रह है, एक उपग्रह समय की जानकारी देगा। तो कम से कम 4 उपग्रह होना चाहिए। हालांकि जैसे जीपीएस है और भी विदेशी सिस्टम है, इनमें काफ़ी ज़्यादा उपग्रह, 24 उपग्रह हैं, इसलिए वो काफ़ी शार्प डिटेल पूरे वर्ल्ड की दे देते हैं। तो ये है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा इसका ओवरव्यू हो गया कि नौवन प्रणाली क्या होती है। 4 उपग्रह इसमें होने ही चाहिए। 3 तो किसकी जानकारी देंगे? स्थिति की जानकारी देंगे, और एक किसकी जानकारी दे रहा है? समय की जानकारी देगा। तो अब हमारा टॉपिक रहेगा इसी में कि विभिन्न देशों के नेविगेशन सिस्टम कि अलग अलग देश किस किस प्रकार के नेविगेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट नाम है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए का यह है जीपीएस। अगला है किसका नाम आता है? गैलीलियो। और गैलीलियो किसका है? गैलीलियो है यूरोपियन देशों का। तो यूरोपियन यूनियन जो है, यूनियन में सम्मिलित जो देश है वो इसका उपयोग करते हैं, यूरोपियन यूनियन। उसके बाद चाइना का बाइडू, बाइडू या फिर कंपास, ये दोनों क्या है? चाइना के। और जो ग्लोनास है, NASS, ग्लोनास नाम क्या है? GLO से ग्लोबल या फिर GL से ग्लोबल, O से ऑर्बिटिंग, ठीक है, NA
एन ए से नेविगेशन, नेविगेशन, ठीक है, और एस से सिस्टम, ठीक है। तो ग्लोनास है ग्लोबल ऑर्बिटिंग नेविगेशन सिस्टम, ये किसका है? रूस का। तो इस तरह से जीपीएस हो गया यूएसए का, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन, बाइडू या कंपास चाइना का, और ग्लोनास किसका है? रशिया का, ठीक है। और क्यूजेड किसका है? यह है जापान का, QZSS। क्या नाम है? क्वाजी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, QZSS, ये है जापान का। तो ये हो गए महत्वपूर्ण, बहुत सारे देशों के हो गए, यूएसए आ गया, यूरोपियन यूनियन, चाइना, रशिया और जापान। तो ये नेविगेशन सिस्टम है इन देशों के। अब बात आती है हमारे प्यारे भारत की। तो जो भारत का नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम क्या है? नाविक। तो भारत का जो अपना नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है नाविक। क्या नाम है? नाविक। नाविक। और नाविक का क्या मतलब है? नाविक का मतलब है नेविगेशन, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, इंडियन नेविगेशन, NAV से नेविगेशन, विद I से इंडियन और C से कॉन्स्टेलेशन, तो ये नाम है इसका, ठीक है। तो ये भारत का नेविगेशन सिस्टम है और इसको बोलते हैं क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली। यह है एक प्रकार की क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है या फिर रीजनल नेविगेशन सिस्टम। इसको रीजनल नेविगेशन सिस्टम क्यों कहा? क्योंकि ये किसी निश्चित क्षेत्र पे ही काम कर रहा है। और ये क्षेत्र क्या है? पृथ्वी की जो टेरिटरी है, जो स्थलीय सीमा है, वहाँ से 1500 किलोमीटर तक का ये क्षेत्र करता है। जो भारत की स्थलीय सीमा से 1500 किलोमीटर तक का क्षेत्र कवर करता है। और इस प्रणाली का विकास जो हुआ है, इसमें कितने उपग्रह स्थापित किए हैं? इसमें हमने स्थापित किए हैं 7 उपग्रह। 3 जो उपग्रह है, 3 उपग्रह वो भू स्थिर कक्षा में, और जो 4 उपग्रह हैं वो भू तुल्यकाली कक्षा में स्थापित किए। तो भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम क्या है? पहले तो नाविक। NAV का मतलब नेविगेशन, I का मतलब इंडियन और C का मतलब कॉन्स्टलेशन, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ये जो क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है, अच्छा इनमें से कौन सी है और है जो क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है? जो जापान की है, QZSS, क्यूज या फिर QZSS, ये भी क्या है? एक क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है। मतलब ये किसी विशेष क्षेत्र पे ही जो इसको कार्य दिया गया उसी पे ये कार्य करेगा। और वो क्षेत्र क्या है भारत का? कि स्थलीय सीमा से 1500 किलोमीटर की जो टेरिटरी है वहाँ तक ये देखेगा। 7 उपग्रह इसमें, 3 उपग्रह भूस्थिर कक्षा में और 4 उपग्रह भू तुल्यकाली कक्षा में स्थापित किए गए हैं, ठीक है। काम क्या होगा नेविगेशन सिस्टम का? एक तो ये इतने सारे काम अपन ने बताया, और साथ में जो आपदा प्रबंधन का जो सटीक अनुमान है वो ये लगा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसका जो पुराना नाम था नाविक का जो पुराना नाम है, वो है IRNSS। इसका मतलब है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम।
तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS। तो ये इसका पुराना नाम है, पर हालांकि इसका नया नाम नाविक दिया गया। 2019 से पहले इसको विकसित कर लिया था भारत ने, ठीक है, और भारत के पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी है। तो ये हमारा टॉपिक लगभग ख़त्म हो गया, पर इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें अपन को खुद से देखनी है। वो क्या चीज़ें हैं, जैसे एक चीज़ है, एक टॉपिक में बताता हूँ, गगन। गगन क्या है? GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। ये भी क्या है? नेविगेशन सिस्टम है। क्या है नाम है इसका? GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। और ये बनाया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने मिलकर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने मिलकर बनाया, क्योंकि ख़राब मौसम में अगर एरोप्लेन की लैंडिंग करानी हो, ख़राब मौसम में अगर एरोप्लेन की लैंडिंग करानी हो, तो इसके लिए आपातकाल में जब एरोप्लेन की लैंडिंग कराते हैं तो ये नेविगेशन सिस्टम तैयार किया। साथ में एक और हमने बात करी थी कि जो वर्जिन गैलेक्टिक मिशन था, वर्जिन गैलेक्टिक मिशन, ठीक है, वर्जिन गैलेक्टिक, और साथ में इंस्पिरेशन 4 वाला जो मिशन था, ठीक है, जो स्पेस एक्स के जो मिशन है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इनके बारे में एक बार आप गूगल पे रीडिंग कर लेना। इंस्पिरेशन 4 हुआ, वर्जिन गैलेक्टिक हुआ, स्पेस एक्स के जो और भी है, जैसे इसने 143 सैटेलाइट एक साथ भेजे थे अंतरिक्ष में। हालांकि इसरो ने जो है 104 सैटेलाइट एक साथ भेजने का रिकॉर्ड इसरो के नाम है। और किसी अगर गवर्नमेंट संस्था की बात की जाए तो इसरो नंबर 1 है, 104 इसने भेजे हैं एक साथ सैटेलाइट। जबकि स्पेस एक्स एक प्राइवेट एजेंसी है, प्राइवेट कंपनी है, जिन्होंने फाल्कन 9 जो रॉकेट था उसकी सहायता से 143 सैटेलाइट एक साथ भेजने का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और तो ये हमको ध्यान रखना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमने बात की थी कि इंस्पिरेशन 4 में जो है वो 4 अंतरिक्ष यात्री 3 दिनों के लिए अंतरिक्ष में गए थे, ठीक है। तो ये लगभग 590 किलोमीटर की ऊंचाई तक गए थे। अब ये 590 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ कि ये 200 से 2000 के बीच में है क्या? बिल्कुल है। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में गए थे, ठीक है। तो पृथ्वी के ये चक्कर लगाए थे इन्होंने, लगभग 90 चक्कर। और उसके बाद इसकी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, इंस्पिरेशन 4 की जो इसकी लैंडिंग हुई थी। इसकी स्प्लैश डाउन बोलते हैं। स्प्लैश डाउन मतलब समुद्र में गुब्बारे खुल के ये एक तिकोने प्रकार का एक यान था, वो गिरा था, उसे स्प्लैश डाउन लैंडिंग बोलते हैं। तो अंतरिक्ष में हालांकि जो ये मिशन था ये किसके लिए था? स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। काफ़ी एक विकसित क्षेत्र हो रहा है धीरे धीरे स्पेस टूरिज्म। और स्पेस टूरिज्म में अभी जो निकट के जो मिशन हुए हैं, एक तो जेफ बेजोस की जो कंपनी है ब्लू ओरिजिन, हालांकि ये अभी अमेज़न के CEO नहीं है, ठीक है। नहीं, हाँ अमेज़न के हैं, पर इन्होंने क्या है कि अभी ये सबसे अमीर आदमी नहीं है, ठीक है। शायद CEO का पद भी इनके पास नहीं है। ब्लू ओरिजिन जो स्पेस कंपनी है उसके साथ जेफ बेजोस के साथ, एक तो जेफ बेजोस और 3 अन्य मनुष्य, ठीक है। 107 किलोमीटर की ऊंचाई तक अंतरिक्ष में गए ये, 10 मिनट में जाकर वापस आ गए थे, ठीक है। किस लिए गए थे? एक स्पेस टूरिज्म के लिए गए थे ये लोग। और उसके बाद अगला जो मिशन है इंस्पिरेशन 4, यही बता देता हूँ मैं, इंस्पिरेशन 4, ठीक है। कौन सी कंपनी का है? स्पेस एक्स कंपनी का है। कब लॉन्च हुआ था? 15 सितंबर को लॉन्च किया था, ठीक है। 4 अंतरिक्ष यात्री गए थे। 4 अंतरिक्ष यात्री कितने दिनों के लिए? 3 दिन के लिए। कितनी ऊंचाई तक? 590 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये लोग गए थे। और इन्होंने लो अर्थ ऑर्बिट में कितने चक्कर लगाए? पृथ्वी के 90 चक्कर लगाए हैं, ठीक है।
और अटलांटिक जो ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, वहाँ पे इन्होंने स्प्लैश डाउन लैंडिंग की है, स्प्लैश डाउन लैंडिंग। ठीक है। तो ये कुछ मिशन है जो हमको याद रखना है। हालांकि काफ़ी न्यूज़ में रहा था और इनके यूट्यूब वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, वो आप यूट्यूब पर सर्च करना और देखना इनको कि क्या है। और एलन मस्क के बारे में भी पढ़ो, काफ़ी एक प्रतिभावान व्यक्ति है और काफ़ी मेहनती है, काफ़ी मेहनती। इनकी एक जीवनी पढ़ना काफ़ी अच्छी है। तो ये था हमारा टॉपिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और इसमें साथ में मेन चीज़ ये है कि आप क्या है कि जो नए नए मिशन है, क्योंकि अगर करंट का क्वेश्चन बनता है तो वहाँ से बन जाता है, तो जो स्टैटिक पार्ट था वो लगभग हमने कवर कर लिया है, और बाकी के जो चीज़ें हैं वो आएगी कहाँ से, करंट से। तो जो नए नए अपडेट्स आ रहे हैं इसरो के, या फिर कोई नया जैसे गगनयान आएगा, ठीक है, और साथ में आज जो आदित्य L1 मिशन है उसके बारे में खबरें आ रही है, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है। और वैसे ही जैसे ब्लू ओरिजिन इंस्पिरेशन 4 था, इसके साथ एक और था वर्जिन गैलेक्टिक, वर्जिन ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें क्या है, भारतीय मूल की शिरीषा बांदला भी गई थी। ठीक है। तो ये इसमें क्या किया था कि स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसमें 6 मनुष्य गए थे। कहाँ तक गए थे, 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये लग गए थे। ठीक है। और भारतीय मूल की जो शिरीषा बांदला है, शिरीषा बांदला, वो भी इस मिशन में गई थी। तो ये कुछ मिशन है जो हमको याद रखना है। ठीक है। तो थैंक यू साथियों, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। लगभग सारा इसमें हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। स्टैटिक पार्ट पूरा कंप्लीट है। करंट का अपन को, क्योंकि आगे जो घटनाएं होगी वो नई घटनाएं हैं, तो उनको हमें खुद से देखना पड़ेगा। तो धन्यवाद साथियों।